नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बाजार क्यों गिर रहा है? बाजार गिरने के पीछे की वजह जान लेते हैं। ट्रंप का जो टैरिफ के ऊपर है, वहाँ की जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने रोक लगाती थी, उस पर क्या हुआ कुछ नहीं। उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था, उस फैसले को मतलब खारिज कर दिया और मतलब उनका जो टैरिफ था उसको बहाल कर दिया। उन्होंने उसके पीछे तर्क दिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं देश के हित को फ़ायदा है। एक अल्टीमेटली नुकसान है, वहाँ की आम जनता के जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे होंगे, लेकिन हो सकता है भी इसमें कुछ केस चलेगा, क्योंकि अमेरिका के बाजार जो डाउ फ्यूचर थे वो भयंकर ऊपर दिख रहे थे, 500 हज़ार पॉइंट, लेकिन उसके बाद फिर फिसल के नीचे आ गए। कारण क्या? कारण यही है, कल FII और DI का आंकड़ा जान लेते हैं। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 4,900 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी की कल, और DI की जो है FII की 884 करोड़ रुपए की खरीदारी की। देखो साथियों, ये जो बाज़ार है ना, इस बाज़ार में आपको एक बात नोट करके रखनी पड़ेगी कि बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र से अगर पूछे कुछ काम करोगे नहीं, तो जो हाल अभी जेंसोल इंजीनियरिंग का हुआ है, जेंसोल में क्या है कि जो शेयर धारक है ना, जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं ना, उनको एग्जिट करने तक का मौका नहीं मिल रहा। पहले तो इसमें 10% का अपर सर्किट मतलब लोअर सर्किट था, 10 से घटाकर सेबी ने 5 का कर दिया, और 5 से घटा करके अब 2% का अपर लोअर सर्किट कर दिया। एक समय पर जो जेंसोल इंजीनियरिंग 1400-1500 रुपये का ट्रेड कर रहा था, आज वो 60 रुपये का, 60 रुपये में भी लोअर सर्किट लग रहा है। कोई मतलब सारे आदमी बेचने के लिए खड़े हैं, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। बात कर लेते हैं इंडसइंड बैंक की। इंडसइंड बैंक के जो पूर्व CEO है ना, उन पर सेबी ने मतलब कड़ा शिकंजा कसा है और उनको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि जो उन्होंने FNO में कुछ पैसा जो इंडसइंड बैंक का था ना, उसको हेरा फेरी के अंदर अभी इस बार इंडसइंड बैंक के रिजल्ट में भी वो दिखेगा। इंडसइंड बैंक को पहली बार लॉस हुआ है, मतलब घाटे में दिखाया। मार्जिन भी गिर गए हैं, जो NIM होते हैं ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी गिर गए हैं। और सबसे पहली बार, मतलब अभी तक तो ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अब जाकर इंडसइंड बैंक को घाटा हुआ है। अब आज की रिजल्ट की बात कर लेते हैं। आज का रिजल्ट आया है एक तुम्हारा ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रॉनिक का इतना बेकार रिजल्ट आया कि मतलब पूछो मत। उसका जो पिछली बार नेट लॉस था ना साथियों, वो मतलब जो टॉप लाइन की बात करो, चलो ऊपर का जो टॉप लाइन बोलते हैं, जो धंधा, उसने पिछले क्वार्टर में मार्च 2024 में 1500 करोड़ रुपए की सेल्स की थी। इस बार करी है मात्र 600 करोड़ रुपए की सेल। मतलब टॉप लाइन इन द सेंस जो सेल्स है, उसकी सेल्स भी घट गई। कितनी घट गई? 3 गुना घट गई। 1500 करोड़ से करके 1600 करोड़ रुपए की, 1594 करोड़ रुपए के आसपास की सेल थी, और अब सेल कितने की है? मतलब 600 करोड़ रुपए की। अब अगर बात करें लॉस की, तो पिछली बार इस कंपनी को 416 करोड़ रुपए का लॉस था, लेकिन इस बार जो लॉस देखने के लिए मिला है वो है 870 करोड़ रुपए का लॉस। अब इस कंपनी को तो जो ऑडिटर है ना, जिस ऑडिटर ने इस कंपनी को ऑडिट किया है, उसने भी बोल दिया है कि भाई हमें तो लगता नहीं कितने दिन अपने आप को सर्वाइव कर पाएगी। तो मैं जब भी किसी कंपनी का IPO का रिव्यू करता था ना, तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जांच लेता था कि उस कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है। और जो भी निवेशक है, उसे चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हो ना, अल्टीमेटली वो शेयर नहीं खरीद रहे, आप उस बिज़नेस पे पैसा लगा रहे हो, और वो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। और उस बिज़नेस को प्रॉफिटेबल होने के लिए उस प्रमोटर का ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रमोटर की जो मतलब आंतरिक इच्छा ही है कि यार मैं तो अपना हिस्सा बेच के पैसा निकाल लूँगा, तो कोई मतलब की बात है नहीं। अब अगर बात करें कि आगे की जो जून मंथली है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो गई, अब जून की एक्सपायरी कैसी रहेगी? तो साथियों 26,000 करोड़ रुपए के IPO जो है अपकमिंग में लगे हुए हैं, जो आने हैं। अब बाज़ार के पास में, बाज़ार को बढ़ाने के लिए ट्रिगर क्या है? बाज़ार को बढ़ाने के लिए ट्रिगर है एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक, जो कि 5 तारीख से 7 तारीख तक है। 8 तारीख को उसकी RBI के जो संजय मल्होत्रा हैं, वे आके जो भी कुछ होगा उसमें दे देंगे। तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, वो एक बाज़ार को बढ़ाने का ट्रिगर है। हो सकता है संजय मल्होत्रा आके इस बार फिर से रेट कट कर दे। दूसरा जो इसे बढ़ा सकता है, एक और है, वो है तुम्हारा जो फेडरल बैंक है ना, फेडरल बैंक की 18 तारीख को होने वाली बैठक, उसमें हो सकता है कि अगर वो भी कुछ रेट कट कर दें। अगर वो कुछ रेट कट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका जो असर है वो बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इतना बात तो साथियों तय है कि बाज़ार में ऊपर से सप्लाई आ जा रही है, और बाज़ार कहीं ना कहीं नीचे की ओर फिसलता सा जा रहा है। जब तक FII ना
बाज़ार में कंटिन्यू खरीदारी नहीं करेंगे तब तक हमारा एसआईपी का आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। अगर हम बात करें एसआईपी के आंकड़े की, तो हमारा जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से एसआईपी आता है पर महीना लगभग 26,000 करोड़ रुपए के आसपास आता है। उसके बाद में भी बाज़ार नहीं बढ़ पा रहा। कारण साथियों सीधा सा है, देखो जब बाज़ार में 26,000 करोड़ आ रहे हैं और 52,000 करोड़ निकाल लिए जा रहे हैं तो बाज़ार बढ़ेगा कहाँ से। ऐसा समझो, बाज़ार में से अभी 50,000 करोड़ रुपए के आसपास में प्रमोटरों ने अपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए, चाहे तो बल्क डील के जरिए, चाहे किसी न किसी जरिए निकाला है पैसा। ऐसे बड़े लोगों का मानना है कि बाज़ार 21,000 रुपये तक आ सकता है। बाज़ार 21,900 या मतलब 21,000, 22,800, 21,000 तक आ सकता है। क्यों आ सकता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो आज होने जा रही है बल्क डील। अब आज एक चीज़ और भी है कि कोविड के जो केसेस हैं ना वो बढ़ते जा रहे हैं। कोविड के केसेस बढ़ने से जो लोगों के अंदर ना रिटेल निवेशक हैं उनके अंदर पैनिक सा क्रिएट होता जा रहा है कि यार ऐसा है कि फिर 2020 के जैसे तो नहीं आ जाएंगे, या जो ओमिक्रॉन का जो HQ जो नया वेरिएंट है ये कितना कारगर है, ये कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि बाज़ार में हमारा पैसा फंस जाएगा ऊपर के ऊपर। देखो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी साथियों। अगर मार्केट में आपको बने हो या मार्केट में शेयर बाज़ार में हो तो आप अपने बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे कोई भी काम ना करें। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, टॉप लाइन अच्छी है, बॉटम लाइन अच्छी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, प्रॉफिट में है कंपनी, तो समझ लो कि आपको भी प्रॉफिट होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप शेयर मार्केट में निवेश करें, चाहे आप किसी के भी माध्यम से करें, तो ये ध्यान रख लें कि आप उस शेयर पे पैसा नहीं लगा रहे, उस कंपनी पे पैसा लगा रहे हैं। जिस भी बिज़नेस पे आप पैसा लगा रहे हैं वो बिज़नेस खुद प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके फिर 2-3 चीज़ें और देखनी होती हैं कि भाई उसको लेकर के सरकार का क्या मूड है, मतलब सरकार उसको किस नज़रिए से देख रही है, उसके लिए सरकार का कैपेक्स का प्लान है या नहीं है, सरकार उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है। जैसे कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टरों को बात करें कभी पैसा नहीं बना के दिया, मतलब वो तुम्हारा फार्मा पेपर इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस है, स्टील है। स्टील में थोड़ा सा अभी मूवमेंट दिख रहा है, टाटा स्टील के रिजल्ट थोड़े अच्छे आए हैं और सेल भी 130 के ऊपर बना हुआ है, मतलब स्टील में थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है। बाकी ये जो सिक्लिकल बिजनेस होते हैं ना, मतलब ये सिक्लिकल का मतलब है कभी इनके जो रॉ मटेरियल वो महंगा हो जाता है, कभी रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है। जब रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है तो कंपनी का पी महंगा हो जाता है। जनरली डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर बात करें स्टील सेक्टर की, तो स्टील सेक्टर का जब पी महंगा होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो महंगा होता है, तब वो खरीदने वाली कंपनी होती है। कारण क्यों? क्योंकि उस कंपनी का पी महंगा क्यों होगा? क्योंकि उसका रॉ मटेरियल महंगा होगा। रॉ मटेरियल महंगा हो गया मतलब उसके मार्जिन गिर गए, मार्जिन गिर गया मतलब उसका पी महंगा हो गया। पी महंगा हो गया मतलब लोगों को लगता है कि बेच दो, लेकिन वो रियल टाइम में उसका खरीदने का टाइम होता है। जनरली मैं और भी कंपनियों को क्या रिकमेंड करता हूँ कि जब को आप किसी कंपनी को आप खरीदे हो तो उसको जो पी रेशो है ना वो कम होना चाहिए। लेकिन जो स्टील सेक्टर है ना उसके उल्टा चलता है। क्योंकि देखो आज अगर आपने पी महंगा है तो प्राइस गिरा हुआ होगा, प्राइस गिरा हुआ होगा मतलब नीचे उठाओगे। जब अगली बार एक साइकिल चलता है इसका रॉ मटेरियल का, जब स्टील के दाम घटेंगे तो जाहिर सी बात है इनका रॉ मटेरियल सस्ता होगा। रॉ मटेरियल सस्ता होगा मतलब सस्ते दाम पे माल लेंगे मतलब माल बनाएंगे, और उससे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से सीधा जो इफेक्ट पड़ेगा ना इनके ऊपर जा करके वो पड़ेगा मार्जिन के ऊपर, और इनका जो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उससे इनका पी घट जाएगा। तो जिस समय पे इस कंपनी को बेचने का समय होता है उस समय लोग खरीदते हैं। किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं स्टील सेक्टर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप समझो, अगर आज कोई आप एक गाटर बना रहे हो, उस गाटर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आ रहा है ना, सपोज करो वो गाटर बन रहा है 100 रुपये का, लेकिन अभी जो रॉ मटेरियल आ रहा है ना वो रॉ मटेरियल आ रहा है तुम्हारा 80 रुपये का, 10 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो रहेगा 10% का। आपने 100 रुपये का गाटर बेचा, 80 रुपये का रॉ मटेरियल आया, 10 रुपये आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग गए, 90 हो गए, 100 में बेचा, 10 रुपये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो उस कंडीशन में आपने सपोज करो 1000 गाटर बेचे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम आएगा। जब आपका प्रॉफिट कम आएगा तो फिर आपका जो प्राइस है ना वो ऊपर के रेट से नीचे आएगा, क्योंकि उसका पी बढ़ जाएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशो। अब जब वो प्राइस नीचे आ जाएगा तो आप वहाँ खरीद लोगे, क्योंकि उस स्थिति में वो रॉ मटेरियल महंगा आ रहा था। अब इसका उल्टा सोचो, सपोज करो आपने जब जिस समय खरीदा उस समय स्टील का जो रॉ मटेरियल है वो 40 रुपये का आ रहा है, 40 का आ रहा है, जब आपने खरीदा था 80 का आ रहा था। तो अब उनको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो 10 रुपये बच रहा था, अब उनको कितना बचेगा, उसी प्रोडक्ट पर 40 रुपये, 40 रुपये बचेगा, मतलब उनके जो मार्जिन है वो ज़्यादा आएंगे। अगर उन्होंने 10,000 गाटर भी बेचे स्टील के तो पहले उन्हें बच रहे थे मात्र 1000 रुपये, लेकिन अब 1000 गाटर बेचने में बचेंगे वो
₹4,000। तो उनका जो पी है ना वो सस्ता हो जाएगा। लेकिन जब पी सस्ता होगा वो समय होता है बेचने का, लेकिन उस समय लोग बाग खरीद लेते हैं। तो ये जो सिक्लिकल बिजनेस होता है ना, ये फिर एक बार नीचे आता है। मतलब ऐसा चलता रहता है, ऊपर नीचे, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल डिफाइन होता है। पता चला चाइना ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया स्टील का, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया। पता चला एक दूसरे देशों के बीच में तनाव हो गया, तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया। तो ये चीज़ें होती है कि डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए ना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे एनबीएफसी को हम अलग तरह से पढ़ते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ना उन्हें अलग तरह से पढ़ते हैं, बैंकिंग सेक्टर को अलग तरह से पढ़ते हैं, जो एफएमसीजी कंपनियाँ हैं, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, उनको अलग पढ़ते हैं, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनियाँ हैं उनको अलग पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनियाँ उनको अलग पढ़ते हैं, या टेलीकॉम इंडस्ट्री है। तो कुछ साथियों आपको ये चीज़ मान के चलनी पड़ेगी कि आपको हर इंडस्ट्री को पढ़ने का एक अलग से क्राइटेरिया होता है, अलग से पैरामीटर होता है। ऐसा नहीं है आप गधे घोड़े सब एक साथ भागोगे। आपने एक बात देखा होगा कि एक जो पैरामीटर होता है ना, उस पर जो कंपनी का सीईओ होता है, उस कंपनी की सीईओ की तनख्वाह होती है 3 लाख, और उसी में एक ऐसा भी कर्मचारी होता है जिसकी तनख्वाह होती है मात्र 12-15 हज़ार। ऐसा क्यों है? बस दिमाग केवल मेटल का फ़र्क है कि उसमें अलग लेवल का सोचने की क्षमता है, उसमें अलग लेवल की सोचने की क्षमता। यही कारण है कि आपने देखा होगा जो टॉप लेवल का आदमी होता है ना, उसके बहुत लिमिटेड लोगों से संबंध रहते हैं, और ऐसा नहीं कि वो कहीं भी बैठना उड़ना गिलना पसंद नहीं। क्योंकि जैसे जैसे आपका एक किसी बड़े स्तर पर पहुँचते जाओगे ना आप किसी भी पोस्ट पर, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो छोटा होता चला जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाज़ार की। बाज़ार में जो पहला ट्रिगर है ना, जो बाज़ार को नीचे या ऊपर ले जाएगा, अभी जो तत्काल में आने वाला है वो है मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक। ठीक है, आज जीडीपी के आंकड़े आने हैं, आज तुम्हारा मई के जीडीपी के आंकड़े आएंगे। अब वो बताएंगे कि क्या है। अनुमान तो देखो है कि 6 से 7 के बीच में रहेंगे जीडीपी के आंकड़े। अगर अच्छे आएंगे तो सोमवार को बाज़ार अच्छा खुलेगा, इसमें कोई भी दो मत है नहीं। आपको 2 चीज़ करनी है, क्या नहीं करना, ओवर लेवरेज नहीं रखना, और दूसरा अपने बिना वित्तीय सलाहकार से पूछे कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन जाके अपना अकाउंट खुला सकते हैं। अगर आपको स्टार हेल्थ के साथ में बीमा कराना है तो आप स्टार हेल्थ का बीमा करा सकते हैं। जो मुझे उसमें मतलब कमीशन मिलता है वो मैं आपसे नहीं लूँगा। 10% के आसपास का खुला कमीशन है, तो उसका ओपन रूप से डिस्काउंट दे दिया जाएगा जो भी आपकी प्रीमियम बनेगी। अगर आपकी 10,000 प्रीमियम बनी और 10% का कमीशन है तो 1,000 रुपये का ओपन डिस्काउंट है। इतना आप ध्यान रखें कि बाज़ार में पोजीशन बनाते समय अपने आप को हेज करके चलें, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता रहता, उतार चढ़ाव आगे पीछे चलता रहता। बाज़ार में अभी आईपीओ भी आ रहे हैं, एफआईआई की सेलिंग चल रही है, तो जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं ना उन्हीं कंपनियों में हाथ डालें। नहीं तो जेंसोल इंजीनियरिंग जैसा कोई स्टॉक फंस जाएगा तुम्हें, ओला इलेक्ट्रिक जैसा स्टॉक फंस जाएगा। जिन लोगों ने ओला इलेक्ट्रिक को 152, 150, 160 रुपये में लिया है, उनसे पूछ कर देखो उनकी क्या हालत हो रही है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।